गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, उसकी जनरल प्रॉपर्टी, जनरल इंट्रोडक्शन एज वेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था हमारे 2 लेक्चर्स में। ठीक है, टोटल 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट द 4th प्रॉपर्टीज, दैट इज ट्रेंड्स इन मेटल टू मेटल 2+, यानी कि जब हम मेटल को मेटल 2+ में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हम यहां पे अगर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास होता क्या है? ये होता है हमारे पास में जब भी हम कोई लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, लाइक है यहाँ पे हम लिया जिंक सल्फेट, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड डिप किया जिंक का, जिसे हमने किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर रखा हो। ठीक है, समझ रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया हुआ हो। तो जब इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देखिए ये हमारे पास जिंक सल्फेट का क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और जिंक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स पर, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर पे जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो फिर इसे हम कह देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मिलेगा 3rd चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आपको बिलोंग करता है, जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो केवल एक क्वेश्चन है, और क्या वेरिएशन इसके अंदर आता है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से लेकर के कॉपर, जिंक तक, तो इन सभी एलिमेंट्स की जब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रेस्पेक्ट में, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो सभी की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव में आती है। किसमें आती है? नेगेटिव में। इवन जिंक की तो आपको याद होगा 0.76 वोल्टेज आपके पास आती है, बट केवल यहां पे एक, कौन? कॉपर, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है +0.34 वोल्टेज। ठीक है, यही आपके पास में इस पूरी सीरीज के अंदर एक्सेप्शन केस है, एज वेल यहीं से आपके पास में क्वेश्चन पुट अप होने वाला है कि व्हाई द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव इवन ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव नेगेटिव वैल्यू। तो उसके 2 रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा? व्हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, यानी कि +0.34 वोल्टेज। ऐसा क्यों होता है? तो आपके पास 2 आंसर है इसके। नंबर 1, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन H2 gas when react with acid। ठीक है, यानी जैसे कि कॉपर की रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो यहां पे बनता है कॉपर सल्फेट, बट यहां से ये H2 गैस जो इवोल्व होती है वो नहीं होती है। जनरली क्या कहते हैं कि कोई भी मेटल अगर किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो H2 गैस निकलती है, बट कॉपर के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एसिड से रिएक्शन करने पे H2 गैस को इवोल्व करे। दैट्स व्हाई ये आपका यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है कॉपर की, वो पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स ये है कि कॉपर के अंदर रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी होती है वेरी लो। ठीक है, अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी बहुत कम है इसमें, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेगा और H2 गैस का इवोल्यूशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो कॉपर के अंदर रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी जब भी से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से हम कनेक्ट करते हैं। ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी इसकी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी नहीं होगी तभी ये आपका एसिड के साथ रिएक्शन करने पर H2 गैस इवोल्व नहीं कर पाता है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो होती है वो आपकी पॉजिटिव में आती है जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है, तो एक रीजन तो हमें ये समझ में आता है, जबकि हमने 10th क्लास में पढ़ा भी था
कि कॉपर जो होता है वो केवल और केवल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, और एज वेल जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हॉट हो और कंसंट्रेटेड हो तभी रिएक्ट करता है, अदरवाइज ये कभी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करने में कैपेबिलिटी शो नहीं कर पाता है। नंबर 2 रीजन हमारे पास जो आता है वो आता है ये ड्यू टू इट्स लो हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू इट्स लो हाइड्रेशन एनर्जी which do not balance sum of ionization energy and enthalpy of atomization, enthalpy of atomization। कई बार आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लेते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं कॉपर जो होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होती है। इसका डेटा आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा -2121 किलो जूल पर मोल के आसपास। मतलब क्या होता है, मतलब ये कि जब भी हम किसी वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिया है, इसमें 1 मोल सब्सटेंस ऐड करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज होती है, जो एनर्जी आपकी यहां से रिलीज होती है 1 मोल सब्सटेंस को ऐड करने पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, यही एनर्जी अगर किसी अदर सॉल्वेंट में ली जाती है तो उसे बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। बट यहां बात कर रहे हैं हाइड्रेशन की, दैट मीन सॉल्वेंट जो है वो आपका वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मोल सब्सटेंस को जब वाटर में ऐड करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखिएगा एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पे दे रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब बताइए एटमाइजेशन का मतलब अगर एटम के फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी हमें वहां पर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तो ये भी आपकी एक तरह से एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन आप जानते ही हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए वो आई है, इसका मतलब ये भी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉपर जो है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी लो है। लो है इसका मतलब ये बैलेंस नहीं कर पाता, लो है इसका मतलब ये आपका ग्रेटर हो गया। ठीक है, ये जो है हाइड्रेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है उसके सम को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि कॉपर की हाइड्रेशन एनर्जी काफी लो है अमंग ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसीलिए इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो आपके पास टोटल 2 आंसर्स बनते हैं यहाँ पे जब भी आपसे एक क्वेश्चन पुटअप हो कि कॉपर की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव क्यों है। तो बताइएगा कि पहली बात तो ये कि इसके अंदर रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है जब भी किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस ही नहीं करेगा दैट मीन्स ये हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं कर सकता यहाँ पर, और यहाँ पे H2 को इवोल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, नंबर 2 इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो काफी लो होती है, इसीलिए ये बैलेंस नहीं कर सकता है आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के सम को। अगर कोई भी एलिमेंट जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो और वो इसको बैलेंस कर दे तो उन सभी की वैल्यू जो आपके पास मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी। ठीक है, और इन सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वैल्यू नेगेटिव में होती भी इसीलिए है क्योंकि इन सब की हाइड्रेशन एनर्जी हाई होती है। बस केवल कॉपर की हाइड्रोजन एनर्जी काफी लो होगी जो इन दोनों की सम को बैलेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू आपके पास में आती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके पास में है कि जब हम मेटल को मेटल 2+ में कन्वर्ट करते हैं, यानी कॉपर से कॉपर 2+ में जब जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू आपकी पॉजिटिव क्यों होती है, तो उसके आंसर आपके पास यहाँ पे रहेंगे। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए हो गया ना। इस पे प्रॉपर्टी नंबर 4 पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है और वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे पूछ लेते हैं, कई बार मैं आपको बता देता हूं, वो ये पूछ लेते हैं कि कॉपर +1 एंड कॉपर 2+, ठीक है, विच वन इज मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम। तो आपको बता दूं कॉपर 2+ मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अगेन
कॉपर +1 जो होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो लो होने की वजह से, मतलब आंसर सेम है कि कॉपर +1 की हाइड्रेशन एनर्जी काफी लो होती है, इस वजह से ये लेस स्टेबल होता है, क्योंकि कॉपर 2+ आपका मोर स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास बनते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके पास जो है वो आपकी है स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए देखते हैं क्या होती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हुई हमें कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्या हुआ यहां पे आंसर में समझ में आता है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बिकॉज ऑफ their high electronegativity and small size। जब भी हम बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जब बात की जाती है तो इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि फ्लोरीन आपका पूरी पेरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट। दैट मीन्स दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो काफी ज्यादा हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी और वहीं पे साइज उतनी ही क्या हो जाती है? स्मॉल, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के क्या होती है? हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो साइज होगी स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हाई। ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो बताएंगे ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। लेकिन अब अंदर की बात की जा रही है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम कि क्यों ऐसा होने पर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। देखिएगा, सपोज कीजिए आपके पास कोई मेटल आयन है, कोई भी क्रोमियम है, मैग्नीज है, कोई मेटल आयन, इसके चारों तरफ अगर आपके एलिमेंट स्मॉल साइज के होंगे, क्या होंगे? स्मॉल साइज के। तो स्मॉल साइज के एलिमेंट्स होने का एक बेनिफिट ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ज्यादा यहाँ पे कवर्ड होंगे। ठीक है, जितना स्मॉल साइज का होगा उतने ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे आपके सरफेस एरिया पे इस पे आ पाएंगे, इससे बाइंड अप हो पाएंगे। ठीक है, जितने बड़ी साइज के एलिमेंट होंगे उतने ही कम एलिमेंट्स यहाँ पर आ पाते हैं। एक चीज तो ये समझ आई। तो स्मॉल साइज होने का मतलब हो गया कि मेटल के सरफेस पे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे बाइंड अप हो पाएंगे, बॉन्ड्स फॉर्मेशन कर पाएंगे। नंबर 2, अगर ये यहाँ पे बॉन्डेड है आपके सारे एलिमेंट्स और अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत क्विकली और स्ट्रांगली आपके मोर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी इनके पास क्या होगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी होगी। तो ये तो हम कह रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं? जब इनसे अटैच सारे एलिमेंट्स स्मॉल साइज के हों, एज वेल इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे मेटल जो है वो ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। क्यों? ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। और ऐसे दो एलिमेंट्स है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है वो क्या बनता है? वाई मैग्नीज फॉर्म MnF4 with fluorine but form Mn2O7 with oxygen। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया आपको? Mn जो है मैग्नीज, वो आपका फ्लोरीन के साथ तो बना रहा है F4। F4 का मतलब हो गया X - 4 = 0, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आपके पास आ रही है। ठीक है,
जबकि Mn2O7 बना रहा तो इसका मतलब है 2x, ऑप्शन में -2 होता है, -2 × 4 7 कितना हो गया -14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई +7। तो क्वेश्चन हमें ये समझ में आना चाहिए कि मैग्नीज जो है वो फ्लोरीन के साथ में तो शो कर रहा है +4, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में शो कर रहा है +7। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के साथ में ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एज कंपेयर टू द फ्लोरीन के। तो ऐसा क्यों करते हैं ये हमें समझना पड़ेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं, वो किस तरह से, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन as compared to the फ्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपके पास में कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स में से ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा हायर स्टेट शो करते हैं एज कंपेयर टू द फ्लोरीन के। तभी तो क्वेश्चन बना कि मैग्नीज फ्लोरीन के साथ में तो क्या बनाता है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट MnF4 बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ बनाता है Mn2O7 का फॉर्मेशन करता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर बड़ा सिंपल है, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन। यानी सिंपल सा आंसर है कि ऑक्सीजन जो होता है उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की प्रॉपर्टी होती है, जबकि फ्लोरीन के पास केवल सिंगल बॉन्ड बनाने की। मतलब फ्लोरीन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ में केवल एक सिंगल बॉन्ड बना पाएगा, जबकि वहीं पे ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। अब मल्टीपल एंड सिंगल बॉन्ड बनाने का बेनिफिट क्या होता है वो देख लीजिएगा कि मेटल के साथ में अगर फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है तो MF बॉन्ड बनेगा, जबकि ऑक्सीजन बनाएगा तो डबल बॉन्ड O बनाता है। जब इस बॉन्ड को हम डिसोशिएट करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होने की वजह से चार्ज नेगेटिव होगा, इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, सिंपल। और इसको यहां से डिसोशिएट करेंगे तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन पे चार्ज जो है वो -2 होगा, तो मेटल पे चार्ज 2 पॉजिटिव होगा। देख लीजिए, जब आपने सिंगल एटम यहाँ पे यूज किया है ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन की वजह से मेटल पे चार्ज +1 ही आ पा रहा है, जबकि ऑक्सीजन की वजह से चार्ज 2+ आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ में मल्टीपल यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है, जबकि मेटल जो है ना उसके साथ में फ्लोरीन जो है वो केवल एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट में होगी वो उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हायर शो करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में 2 क्वेश्चन हो गए इस प्रॉपर्टी से। इन 2 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन आपके पास में है, इनके आंसर्स आपके पास में यहाँ पर हो गए ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 को। ओके स्टूडेंट्स, हो गया स्क्रीनशॉट आपका। चलिए देखते हैं फटाफट से प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट इज कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिहेव करते हैं बहुत सारे रिएक्शंस में आपका एज ए कैटलिस्ट। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे यहां पे, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शो catalytic property in various reactions due to, नंबर 1 पॉइंट हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है, ड्यू टू एडॉप्टेशन ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर की 3rd प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं वो भी पता है आपको, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास में d ऑर्बिटल जो होता है वो पार्शियली फील्ड होता है, जिससे वो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ में इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। लाइक फेरस है, Fe2+ है, ये आपका 3+ में भी इजीली कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नीज है, 2+ से +7 तक इजीली मूव कर सकता है। दैट मीन्स
ये इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस भी कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन भी कर सकते हैं। मतलब यहां से ही आपका इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है, यहां से ही आपका इजिली रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत खास प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। ठीक है, दैट्स वाई ये आपके बिहेव करते हैं कैटालाइटिक कैटालिस्ट की तरह एज एन रिएक्शंस। नंबर 2 प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, बाय विच दे कैन रिएक्ट विथ रिएक्टिव सब्सटेंस, किसी भी रिएक्टिव सब्सटेंस से इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड। क्या बनाते हैं फिर, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे जिसे। ठीक है, अब यही अनस्टेबल कंपाउंड जब आपका डीकंपोज होता है, क्या होता है, डीकंपोज होता है, तो यहां से आपके पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। और जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है वो आपका यहां से आइसोलेट हो जाता है SH, यानी कि विदाउट एनी चेंज। अब आप मुझे बताइए कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, और कैटलिस्ट सेल्फ जो होते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं बिना किसी चेंज के। ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट के अंदर। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी होती है कि उनके पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहली बात, जैसे इस तरह से, जैसे मैग्नीज की बात करूं तो इनके पास में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इजीली किसी के साथ में बॉन्ड बना सकते हैं। केवल वो एलिमेंट्स जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकते, वो रिएक्ट नहीं कर सकते जिनके पास फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो। ठीक है, वैकेंट हो तो चलेगा लेकिन फुलफिल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये किसी भी रिएक्टिव सब्सटेंस के साथ में इजीली रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे जिन्हें डीकंपोज करने पे वापस से क्या बन जाता है, एक साइड तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा और एक साइड आपका ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है वो आपका आइसोलेट हो जाता है SH। दैट मीन्स ये सेम की सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि प्रॉपर्टी किसमें होती है, कैटलिस्ट में। दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वहां पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। दो प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 ड्यू टू शो ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, and number 2 due to presence of partially filled d orbital by which they can form complex compounds। ठीक है, सिंपल। तो यहां से क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, why transition elements show catalytic property। ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, तो ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इसीलिए शो करते हैं ड्यू टू वेरिएबल या ड्यू टू अडॉप्टेशन ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव सब्सटेंस से रिएक्ट करके अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे जिन्हें डिकम्पोज करने पे वो आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट आपके आइसोलेट हो जाते हैं SH विदाउट एनी चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं जिन एग्जांपल्स में या जिन रिएक्शंस में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो बिहेव करते हैं एज ए कैटलिस्ट। नंबर 1 आपके पास में आपको पता ही होगा, एल्कीन को जब हम करते हैं हाइड्रोजनेशन से क्या बनता है, CH3 यानी यहाँ पे H2 का एडिशन हो जाता है, किसके प्रेजेंस में होता है, निकेल PD या PT में। तो ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से जो यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं आपके एज ए कैटलिस्ट। मतलब ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं टू रिएक्ट, और रिएक्ट करने के बाद में H2 इसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल्फ बिना किसी चेंज के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 जो आपने फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी 10th क्लास में, वनस्पति ऑयल जो होता है उसके अंदर H2 गैस फ्लो करवाते हैं निकेल PD PT में, तो आपके पास में वनस्पति घी का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम रिएक्शन आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, वहां भी निकेल PD PT यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। ये रिएक्शन एक ही बात है। नंबर 3 आपकी फेमस रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो आपके पास में अमोनिया बनता है। बहुत फेमस प्रोसेस है हैबर प्रोसेस, जिसमें आप
Fe यूज करते हैं मोलिब्डेनम के साथ। मोलिब्डेनम तो यहाँ पर क्या होता है, प्रमोटर, लेकिन कैटलिस्ट कौन होता है आपका Fe, और Fe आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, आपको पता ही है। ठीक है। नंबर 4 एक और फेमस रिएक्शन है, 4 मोल NH3 की रिएक्शन करवाते हैं 5 मोल O2 से, तो आपके पास क्या बनता है, 4 मोल बनता है NO प्लस 12 6 मोल बन जाता है आपके पास में H2। ठीक है। ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन का, उसका फर्स्ट स्टेप है, इसमें हम यूज करते हैं प्लेटिनम यूज करते हैं। ठीक है। एक को रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, SO2 की रिएक्शन O2 से करवाते हैं 2 मोल लेकर के, तो आपके पास बनता है 2SO3, रिवर्सिबल रिएक्शन है। V2O5 यूज करते हैं। वेनेडियम, वेनेडियम भी कहां से बिलोंग करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारी वेरिएस रिएक्शंस में बिहेव करते हैं आपके एज ए कैटलिस्ट ड्यू टू दीज 2 रीजन्स। ये 2 रीजन आपके पास रहते हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि ये बिहेव करते हैं आपके एज ए कैटलिस्ट इन वेरियस रिएक्शंस। चलिए फटाफट से ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं फटाफट से प्रॉपर्टी नंबर 7 को। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां से केवल एक क्वेश्चन ये बनता है आपके पास में, और ये कुछ एग्जांपल्स आपको माइंड में रखने होंगे। ठीक है। ये एग्जांपल सारे जो भी हैं वो आप ही के एनसीईआरटी सिलेबस में भी आपके मेंशन्ड है डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होती है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, क्या इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स। ऐसा क्यों कर पाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो खास बात देखिए, सबके सब क्या होते हैं मेटल्स, और मेटल के पास चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, दैट इज मेटल आयंस। जब मेटल पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, दैट मीन्स दे रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलेंगे। जब ये मेटल आयन रिएक्शन करते हैं किन्हीं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के साथ, लाइक ClBr, ठीक है, या फिर किसी न्यूट्रल एटम्स या न्यूट्रल कंपाउंड के साथ, लाइक अमोनिया, वाटर, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ज्यादा बेटर टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे तो कहेंगे कि ये आपके सब इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द लुईस, दे आर लुईस बेस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें लुईस बेस कहेंगे। तो ये स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयंस को। ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इन स्पीसीज और मेटल आयन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड आपका कैसा बॉन्ड है, डायरेक्शनल बॉन्ड है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी होते हैं और आपस में शेयरिंग स्टेट में भी रहते हैं। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो यहाँ पे इनके साथ में क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, Cl बन जाएगा। ठीक है। मेटल के साथ में H2 के कंपाउंड बन जाएंगे। मेटल के साथ में NH3 अगर रिएक्ट करता है तो NH3 के कंपाउंड बन जाते हैं, X मोल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। इस हिसाब से तो ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सिंपल, when metal ion react with electron donor species, then the bond which is formed between these two, that is known as coordinate bond, and the complex or compound which is formed known as coordinate compounds. इस तरह से आपके पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। एग्जांपल्स आप बहुत सारे ले सकते हैं। कोबाल्ट NH3 का होल 6 बनता है आपके पास में, निकल CN4 2- आपके पास बनता है। ठीक है ना, और FeS2 का होल 6 आपके पास बनता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपके पास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है। इन सभी में ये जो है आपका कोबाल्ट, निकल या आयरन, ये सब क्या है आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ये सब के सब कौन है आपके इलेक्ट्रॉन डोनर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। ठीक है। अब देखिए यहां से कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किसे किया जा रहा है, मेटल आयन को। ठीक है। मेटल जिसपे चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव है। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो,
तो क्या इसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। इसका मतलब इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए, नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो साइज में स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जब साइज स्मॉल होगी ना आपकी तो इन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मोर होगी, और जब साइज बड़ी होगी तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम रहेगी। तो जिसका मतलब ये हुआ कि इन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा मोर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट उतना ज्यादा किया जाएगा, उतना आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उतना ही जल्दी आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बनेगा। दैट मीन्स मेटल शुड कंटेन पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक तो ये होना चाहिए कि इन पे पॉजिटिव चार्ज या जो आयनिक चार्ज है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2 इनकी साइज जो है वो स्मॉल होनी चाहिए। एंड नंबर 3 इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल या पार्शियली डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, फुल फिल होंगे, तो फिर इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया जाएगा, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी नहीं बनेगा आपके पास में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या ट्रांजिशन एलिमेंट जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस क्यों बना पाते हैं? तो उसका रीजन बड़ा सिंपल है। वो क्या है? ड्यू टू नंबर 1 पॉइंट आपके पास बनता है स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सबके सब स्मॉल साइज के होते हैं। मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज या मेटल आयन जो है जितना स्मॉल साइज का होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज एंड फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। ठीक है, अब हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर 1 साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट देखिएगा। वहां स्कैंडियम से आयरन तक आपकी साइज डिक्रीज होती जाती है, देन आयरन टू आपकी कॉपर तक साइज कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स कि साइज वहां पे स्मॉल ही है, डिक्रीज हो रही है देन कांस्टेंट रह रही है, इसका मतलब स्मॉल ही है साइज। तो स्मॉल साइज होने की वजह से ये आपके इजिली कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 2 हाई आयोनिक चार्जेस, आयोनिक चार्ज इन पे होता है जनरली पॉजिटिव है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट से पॉजिटिव चार्ज आपका बहुत ज्यादा होता है, +2 से +7 तक, 6 तक, 4 तक, 5, 6 सब शो करते हैं। रीजन इनके पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इजीली किसी भी रिएक्टिव मेटल्स या किसी भी रिएक्टिव सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करते हैं, बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स व्हाई इन पे आयनिक चार्ज हाई होता है। नंबर 3 अगेन सेम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में 3 रीजंस रहेंगे। पहला कि इनकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, आयनिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा होता है। एज वेल इनके पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी वजह से ये इजीली किसी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज से रिएक्ट करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा और इसका आंसर आपके पास ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 7 जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास रिमेन रह गई है उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, उन स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए जिनसे आप कांटेक्ट में हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।